तो लेमार्किज्म के बाद हम डार्विनिज्म के बारे में बात करते हैं। डार्विनिज्म को आप थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, उसमें जो डार्विन थे, चार्ल्स डार्विन, बड़े ही फेमस साइंटिस्ट हुए हैं वो, क्योंकि उनके द्वारा जो थ्योरी दी गई है उस थ्योरी को काफी सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया उस वक्त के। चार्ल्स डार्विन ने एक सी वॉयज की, मतलब एक समुद्री यात्रा की 5 साल के लिए। और उस 5 साल की समुद्री यात्रा में उन्होंने कई सारे आइलैंड्स के ऊपर कई सारे ज्योग्राफिकल लोकेशंस को एक्सप्लोर किया, जिसमें से एक ज्योग्राफिकल लोकेशन थी गैलापागोस आइलैंड्स। ये एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स था, अप्रोक्सीमेटली 22 ग्रुप्स थे आइलैंड्स के, जिनको कलेक्टिवली गैलापागोस आइलैंड कहा गया। और वहां पर इनका जो सामना हुआ वो वहां की बर्ड्स के साथ हुआ, मतलब कि इन्होंने बर्ड्स को वहां पर देखा, जिनको आप डार्विन फिंचेस आज के दौर पर मानते हैं या कंसीडर करते हैं। उन्होंने देखा कि ये जो बर्ड्स हैं ये सेम आइलैंड पे डिफरेंट स्पीसीज में कन्वर्ट हुई हैं। बट ये जो स्पीसीज डिफरेंट मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, ये डार्विन को कैसे पता चला कि जब उन्होंने इन बर्ड्स को स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि इन बर्ड्स की बॉडी में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं, बट जो डिफरेंसेस हैं वो इनकी बीक्स में, इनकी चोंच पे है। और वो डिफरेंसेस भी क्यों? क्योंकि ये बर्ड्स डिफरेंट फूड हैबिट्स को अडेप्ट कर चुकी थी समय के साथ। अब उसका कुछ कारण रहा होगा। तो मैं थोड़ा सा अगर डार्विन के बारे में ब्रीफ करूं तो देखिए, डार्विनिज्म को थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहा जाता है। डार्विनिज्म लिख दीजिए या फिर कह दीजिए थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, तो जैसे कि मैंने ब्रीफ बताया कि भाई हाँ, वो समुद्री यात्रा में गए थे 5 साल की, जिसमें उन्होंने कई सारे ज्योग्राफिकल लोकेशंस को एक्सप्लोर किया, जिसमें गैलापागोस वाली जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसके बारे में बात की जाती है, क्योंकि वहीं से उन्होंने कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशंस को कलेक्ट कर कर जब वो वापस से अपने प्लेस पे आए, इंग्लैंड में आए, तो वो इंग्लैंड से उन्होंने ये यात्रा शुरू की थी। तो उन्होंने वहां पर बैठ के उस ऑब्जर्वेशन का एक कंक्लूजन निकाला कि कहीं ना कहीं एवोल्यूशन के पीछे कुछ इस तरह के इवेंट्स रहे होंगे, जो उन्होंने गैलापागोस आइलैंड के अंदर डार्विन फिंचेस को स्टडी करते हुए समझा। देखिए, उनके जो शिप का नाम था, ये चीजें वैसे याद अगर आप कर सकते हैं तो जरूरी है, उसका नाम था HMS बीगल। ठीक है, और जो उनका स्टार्टिंग हुई समुद्री यात्रा की या कहीं सी वॉयज की, वो 1831 में हुई। डेट्स मैं सिर्फ इसलिए मेंशन कर रहा हूं ताकि आपके पास थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन रहे। सी वॉयज। और जो रिटर्निंग हुई वो 1836 में हुई, अक्टूबर 1836। ही रिटर्न टू हिज ओन प्लेस, जहां से उन्होंने ये समुद्री यात्रा शुरू की थी। और इस सी वॉयज के दौरान उन्होंने साउथ अमेरिका, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन पार्ट है, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, और जैसे कि मैंने कहा कि गैलापागोस आइलैंड जैसे ज्योग्राफिकल लोकेशन को एक्सप्लोर किया। और यहां पे जो सबसे मेन ऑब्जर्वेशन का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन थी वो गैलापागोस आइलैंड थी। जैसे कि मैंने कहा, गैलापागोस आइलैंड जो है ये एक ग्रुप है 22 आइलैंड्स का, 22 आइलैंड्स का, जहां पे उन्होंने डार्विन फिंचेस के बारे में बात की। अब देखिए, जब डार्विन वापस आए अपनी समुद्री यात्रा को के बीच में, जब उन्होंने एक्सप्लोर किया, उसके बाद ना उनके दो, ऐसा कहा जाता है कि जो दो बुक्स थी, दो अलग अलग साइंटिस्ट ने जो बुक्स लिखी थी, उनके थ्रू वो गो थ्रू हुए और थोड़े से बहुत प्रभावित हुए, बड़े इन्फ्लुएंस हुए। तो उनको वो जो दो बुक्स इन्फ्लुएंस करने में, जिसकी वजह से उन्होंने फिर इस थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का प्रपोजल दिया, उनमें पहली बुक थी प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन जो है वो एक साइंटिस्ट है, माल्थस, उनके द्वारा लिखी गई थी।
मैं सिर्फ इस बुक के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि इस बुक में क्या लिखा था जिससे वो इन्फ्लुएंस हुए। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन ये कहती है कि जो पॉपुलेशन है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, वो ज्योमेट्रिक ग्रोथ करती है। अगर उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगाई जाए, विदाउट रिस्ट्रिक्शन। अब रिस्ट्रिक्शन से यहां पे मतलब है कि जगह रहने के लिए भरपूर है, खाना खाने के लिए जो सोर्सेज हैं वो भरपूर हैं, जो कि एक्चुअल में नेचुरली, ये थ्योरेटिकल बातें हैं, बट अगर रियल लाइफ की बात करें, नेचुरल कंडीशंस की बात करें, तो कोई भी पॉपुलेशन ज्योमेट्रिक ग्रोथ नहीं कर सकती। ज्योमेट्रिक ग्रोथ का मतलब है कि बहुत फास्ट ग्रोथ है, जैसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है ना, 1 2, फिर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। बैक्टीरियल ग्रोथ में वो भी लेबोरेटरी के अंदर हम देख सकते हैं कि बैक्टीरिया को अगर आप वो सारे एनवायरमेंट, ऑप्टिमम एनवायरमेंट प्रोवाइड करें, तो वो जरूर ज्योमेट्रिक ग्रोथ शो करता है, बट वो भी नेचुरल कंडीशन में ज्योमेट्रिक ग्रोथ शो नहीं कर सकता। क्योंकि देखिए, अगर पॉपुलेशन ज्योमेट्रिक ग्रोथ शो करेगी, जिसका मतलब है कि पॉपुलेशन के ऊपर किसी भी चीज का दबाव नहीं है, किसी चीज की लिमिटेशन नहीं है, सारे सोर्सेज भरपूर है, बट साथ ही साथ में हम ये भी समझना चाहेंगे कि जो रिसोर्सेज हैं खाने पीने वाले, वो अर्थमेटिक ग्रोथ शो करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि देखिए, जैसे जैसे रिसोर्सेज, अभी तो रिसोर्सेज शुरुआती दौर पे रिसोर्सेज बहुत है, पॉपुलेशन आराम से खाएगी पिएगी, किसी भी स्पीसीज की अगर मैं बात करूं, आप कोई भी स्पीसीज सेट कर लीजिए अपने दिमाग में, तो वो ग्रो करेगी। एक टाइम आएगा जब रिसोर्सेज लिमिटेड होना शुरू हो जाएंगे, उनकी लिमिटेशन तक पॉपुलेशन पहुंच जाएगी, मतलब रिसोर्सेज कम हो रहे, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो क्या होगा, संघर्ष होगा। हर 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 पॉपुलेशन के हर इंडिविजुअल को क्या चाहिए, रिसोर्स चाहिए खाने के लिए, कुछ ना कुछ चाहिए, तो अवेलेबिलिटी चाहिए खाने की। तो अगर खाने की अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो उनके बीच में क्या होगा, स्ट्रगल होगा। अब स्ट्रगल होने की वजह से क्या होता है कि दो तीन चीजें हैं। अब स्ट्रगल को इस तरह से हम समझा सकते हैं कि ओवर पॉपुलेशन एपिडेमिक कॉज कर सकती है, कोई बीमारी, कोई महामारी हो सकती है, आपस में स्ट्रगल हो सकता है, जिससे कहीं ना कहीं जो इंडिविजुअल्स फिट है वो इंडिविजुअल सर्वाइव कर जाएंगे, और जो इंडिविजुअल्स अनफिट है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि पॉपुलेशन जो ओवर क्राउड हो चुकी थी वो अल्टीमेटली वापस अपनी नॉर्मल नंबर्स पे पहुंच जाएगी। तो रिसोर्सेज यहाँ पे अर्थमेटिकली ग्रो करते हैं, पॉपुलेशन ज्योमेट्रिकली ग्रो करती है। तो एक टाइम आता है, एक लिमिट आती है, व्हेन पॉपुलेशन फेस रिस्ट्रिक्शंस बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। अब देखिए, यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शंस है, वो रिस्ट्रिक्शंस कैसे हो सकती है, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं जो कि पॉपुलेशन की ग्रोथ को फिर से वापस से सेम लेवल पे पहुंचा जाए। जैसे कि मैंने कहा कि एपिडेमिक्स, कोई महामारी आ गई, नेचुरल कैलेमिटीज हो गई, और इन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से क्या होता है, इसको हम कहते हैं कैटास्ट्रॉफिक कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, क्या कहते हैं, कैटास्ट्रॉफिक। इस तरह से पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल आता है। ठीक है, ये था इस बुक के अंदर। मैंने हल्का सा एक ब्रीफ सा आपको बता दिया कि बुक क्या कहना चाहती थी, कि जब पॉपुलेशन बढ़ना शुरू होती है और एक लिमिट को क्रॉस करना शुरू होती है, वो लिमिट कौन डिफाइन करता है, डेफिनेटली फूड का सोर्स। फूड का सोर्स तो उतने हिसाब से, उतने ग्रोथ रेट से बढ़ नहीं रहा, बट पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है। तो क्या होगा कि एक लिमिट हो जाएगी, जब पॉपुलेशन एक लिमिट से बाहर हो जाएगी, तो और फूड की जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, तो कुछ ना कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस पॉपुलेशन में आ जाएगी, या कुछ ऐसे नेचुरल कैलेमिटीज पॉपुलेशन पे आएंगे, जिससे पॉपुलेशन में जो मैक्सिमम इंडिविजुअल्स हैं, जो ओवर ग्रोथ हो चुकी है, जो ओवर है, जो एक्स्ट्रा है, जितना आपकी नेचुरल कंडीशन उन पॉपुलेशन को पाल नहीं सकती, वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगे, वैनिश आउट हो जाएंगे, वहां से मर जाएंगे कह सकते हैं, या दे विल डाई। ठीक है, और अल्टीमेटली पॉपुलेशन वापस से अपने सेम
जो नेचुरल नंबर उसका होना चाहिए, जो उसका वैलिड नंबर होना चाहिए, वो वहां पे पहुंच जाएगी। तो इस तरह की जो लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शंस पॉपुलेशन में देखी जाती है, वो उन्हें कहा जाता है क्या? उन्हें कहा जाता है कैटास्ट्रोफिक कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो एक तरह से जब हम इकोलॉजी वाला यूनिट जब समझाते हैं तो उसके अंदर हम कहते हैं कि किसी भी जगह की, किसी भी जोग्राफिकल लोकेशन की जहाँ पे ये डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज की पॉपुलेशन जिंदा है या सर्वाइव कर रही है, उसकी कैरिंग कैपेसिटी होती है। तो इसको एक कैरिंग कैपेसिटी के तौर पे आप कंसिडर कर सकते हैं कि किसी भी लैंड की एक कैरिंग कैपेसिटी है कि वो कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को पाल सकता है, कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को वेजिटेशन ग्रो करवा के दे सकती है वो पर्टिकुलर साइज ऑफ लैंड जो भी हम कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये बुक थी जिसने इन्फ्लुएंस किया किसको? डार्विन को। एक और बुक थी जिस बुक का नाम था, दैट बुक आल्सो इन्फ्लुएंस्ड डार्विन, प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी। और ये जो बुक थी प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी, ये चार्ल्स लियल ने लिखी थी। और इन दोनों बुक्स के इन्फ्लुएंस में आके डार्विन जी ने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बनाई, जिसपे उनके समुद्री यात्रा में जो भी एक्सप्लोर किए हुए ज्योग्राफिकल लोकेशंस थी, उनकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑब्जर्वेशंस थी, जो कि उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के अंदर कंसीडर की और हमें बताया कि क्या कारण रहा होगा एवोल्यूशन का। अच्छा, इसके साथ एक पैरेलली एक और साइंटिस्ट का नाम आता है जिसका नाम है अल्फ्रेड वेलिस। अब अल्फ्रेड वेलिस ये भी एक नेचुरलिस्ट थे, और इन शॉर्ट अगर बात करें तो अल्फ्रेड वेलिस ने भी एक ऐसी ही जगह पे, जिस जगह का नाम था, इट्स जस्ट लाइक अ आइलैंड एज वेल, मैले आची पलेगो, इन्होंने भी इस एरिया पे, इस ज्योग्राफिकल एरिया पे काम किया, स्टडी किया डिफरेंट स्पीसीज को, और सेम कंक्लूजन पे आए जो कंक्लूजन डार्विन जी का था। तो डार्विन जी ने, और इनकी थ्योरी जो थी, डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन, जिस थ्योरी को हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, वो कहीं ना कहीं अल्फ्रेड वेलिस की थ्योरी से मैच करती थी, और अल्टीमेटली एक कंक्लूजन निकाला गया, जिस कंक्लूजन को डार्विन ने अपनी एक बुक में मेंशन किया जिसका नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। On the origin of species by means of natural selection। अच्छा, इस बुक को जो पब्लिश किया गया वो 1859 में पब्लिश किया गया, और इस बुक के अंदर दोनों ही साइंटिस्ट लोगों का अपना अपना एक ऑब्जर्वेशन था, जिसका एक कॉमन ग्राउंड बनाया गया और थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को इस बुक में एक्सप्लेन किया गया। अच्छा, अब सारी कहानी तो हमने पढ़ ली कि ठीक है डार्विन ने क्या क्या किया और अल्फ्रेड वालिस जी ने क्या क्या किया। अब ये जो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है, क्योंकि ये फैक्ट बेस्ड थी, तो कुछ ना कुछ फैक्ट्स रहे होंगे जिस आधार पर इस थ्योरी को प्रपोज किया गया या थ्योरी को फॉर्मुलेट किया गया। तो अब हम उन आधारों की बात करेंगे, उन फैक्ट्स की बात करेंगे। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ डार्विनिज्म या थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का क्या मतलब होता है और उसमें कौन कौन से फैक्ट्स को हमें कंसीडर करना पड़ता है। तो ये एक थोड़ा सा ब्रीफ अकाउंट रहेगा जहां तक थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की बात है। तो देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी में यहाँ पे कुछ लिखता हूं कि बेसिक कंसेप्ट डार्विनिज्म का क्या था या थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का क्या था। देखिए एनसीईआरटी में एक लाइन है एवोल्यूशन वाले चैप्टर के अंदर, जिसमें लाइन में लिखा है कि इट इज बेस्ड ऑन ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन। मतलब कि जो कंसेप्ट है वो ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन पे आधारित है।
जहां तक बात है ब्रांचिंग डिसेंट की, ब्रांचिंग डिसेंट का मतलब यहाँ पे एक तरह से हुआ कि किस तरह से जो वेरिएशंस हैं, खास तौर पर जो अच्छी वेरिएशंस हैं, जिन वेरिएशंस ने कुछ ऑर्गेनिजम्स को जो कि सेम स्पीसीज से बिलोंग करते थे उन्हें बेटर अडेप्ट करवाने में या कहें फूड सोर्सेज को बेटर यूटिलाइज करवाने में हेल्प किया, तो उन्हीं प्रोजेनीज या उन्हीं इंडिविजुअल्स ऑफ दैट स्पीसीज को मौका मिला जिंदा रहने का, रिप्रोड्यूस करने का। तो कहीं ना कहीं अगर हम अभी तो बात करने वाले फ्यूचर में देखें तो डार्विनिज्म के अंदर कहीं ना कहीं नेचुरल सिलेक्शन में जो फिटनेस को माना गया है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटीज को माना गया है, कि मतलब कि जो फिट है वो सरवाइव कर रहा है, वो ज्यादा प्रोजेनीज को रिप्रोड्यूस या प्रोड्यूस कर रहा है, और उन्हीं की प्रोजेनीज उस पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा बनाएगी। जो सरवाइव नहीं कर रहा है या जो फिट नहीं है वो डेफिनेटली वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, तो अल्टीमेटली जो उसके अंदर कैरेक्टर्स होंगे जो यूजफुल नहीं हुए बाय चांस एनवायरनमेंट के अंदर खुद को अडेप्ट करने के लिए, वो कैरेक्टर्स धीरे धीरे उस पॉपुलेशन से हटना शुरू हो जाएंगे। और कौन से कैरेक्टर्स उस पॉपुलेशन में देखे जाएंगे? जो कैरेक्टर्स उस पर्टिकुलर स्पीसीज के इंडिविजुअल्स को बेटर अडेप्ट करवा रहे हैं। और बेटर अडेप्ट करवाने का डार्विनिज्म के थ्रू अगर हम देखें उनका पॉइंट ऑफ व्यू, तो उनका बेटर अडेप्टेशन का मतलब था कि वो जो प्रोजेनीज या जो इंडिविजुअल्स हैं उस स्पीसीज के, वो कौन से इंडिविजुअल्स हैं जो फिट है, एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकते हैं और रिप्रोड्यूस करके अपनी प्रोजेनीज के अंदर उन कैरेक्टर्स को इनहेरिट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली एक समय ऐसा आएगा कि जिनके कैरेक्टर्स या जो कैरेक्टर्स फिट थे या जो कैरेक्टर्स उन इंडिविजुअल्स को फिट बना रहे थे, सिर्फ वही कैरेक्टर्स उस पॉपुलेशन में देखने को मिलेंगे। और धीरे धीरे समय के साथ जब ये कैरेक्टर्स एक्यूमुलेट होंगे तो क्या होगा, हमें एक नई लाइफ फॉर्म बिल्कुल सेम, अगर मैं उसको एंसेस्टर हिस्ट्री से बात करूं या एंसेस्टर स्पीसीज से बात करूं या एंसेस्टर्स के रेफरेंस में बात करूं, तो उन एंसेस्टर्स का अगर हम कहीं ना कहीं मैच करें प्रेजेंट स्पीसीज के साथ, तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा वेरिएशंस आए होंगे, क्योंकि वो वेरिएशंस उन कैरेक्टर्स की वजह से होंगे जिन कैरेक्टर्स ने समय के साथ उन इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज को ज्यादा बेहतर बनाया होगा। तो देखते देखते वो स्पीसीज के अंदर बदलाव आ गया होगा, जिसका मतलब ये है कि हम ये मान सकते हैं कि स्पीसीज ने अपनी पूरी नेचर चेंज कर दी, या कह सकते हैं कि एक नई फॉर्म ऑफ स्पीसीज का वहां पर डेवलपमेंट हुआ होगा। तो एनसीईआरटी में अगर हम कंसेप्ट ऑफ डार्विनिज्म की बात करें या कहें कि डार्विनिज्म एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली क्या कहता है, इट इज बेस्ड ऑन ब्रांचिंग डिसेंट ब्रांचिंग डिसेंट में यहां मेरे कहने का मतलब है कि जो कैरेक्टर्स फिट इंडिविजुअल्स को बना रहे हैं या फिट इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करने में हेल्प कर रहे हैं बाय नेचर, सिर्फ वही कैरेक्टर्स कहें एक तरह से फर्दर क्या होंगे, इनहेरिट होंगे आने वाली पीढ़ी में या कहीं आने वाली प्रोजनी में। और जहां तक बात है दूसरे पॉइंट की एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली, वो है नेचुरल सिलेक्शन, जिसके बारे में अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताने वाला हूं। ठीक है, अब यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन और ब्रांचिंग डिसेंट की बात होगी। ये जो स्टेटमेंट है ये एनसीईआरटी में है, आप अवेलेबल है, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं अपने चैप्टर के थ्रू। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स हैं जो खास तौर पर हमें डार्विनिज्म के कुछ कंसेप्ट्स को क्लियर करने में हेल्प करते हैं। तो ऑलरेडी मैंने एक स्लाइड यहाँ पे बना रखी है, इस स्लाइड के अंदर देखिए आप, अगर यहां से शुरू करते हैं ऑब्जर्वेशन, और उन ऑब्जर्वेशन का क्या कंक्लूजन था, क्या इन्फ्रेंस था, तो देखिए सबसे पहले जो अकॉर्डिंग टू डार्विन है, डार्विन जी क्या कहते हैं कि कोई भी पॉपुलेशन है उसमें ग्रोथ एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड तक बहुत ज्यादा रेट पे होती है। क्यों होती है? सिंपल सी बात है, फूड सप्लाई या फूड सोर्सेज इनिशियल स्टेजेस पे ज्यादा रहते हैं एज कंपेयर टू द पॉपुलेशन ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज। आप मल्टीपल स्पीसीज की बात कर लीजिए, आप किसी एक स्पीसीज को रेफरेंस लेके बात कर लीजिए, ये आपकी मर्जी है। बट जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो होती है
तो फूड रिसोर्सेज, जैसे कि मैंने एक पहले लेक्चर में कहीं मेंशन किया था कि फूड रिसोर्सेज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शो करते हैं, वो अर्थमेटिकली ग्रो करते हैं और पॉपुलेशन ज्योमेट्रिकली ग्रो करती है। बट एक समय ऐसा आता है कि जब पॉपुलेशन अपनी पीक पे होती है डिफरेंट स्पीसीज की या सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल्स की, तो वहां पर फूड रिसोर्सेज उस वक्त पॉपुलेशन के हिसाब से लिमिट या लिमिटेशन बन जाते हैं। ठीक है, वो लिमिट हो जाते हैं, लिमिट इन द सेंस कि फूड रिसोर्सेज उतने तेज तो बढ़ नहीं रहे जितनी तेज पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो अब क्या होगा कि वहां पर स्ट्रगल होगा इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज के बीच में या इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज के बीच में या फिर ऑर्गेनिजम्स और एनवायरमेंट के फैक्टर्स के बीच में। वो जो स्ट्रगल है वो कहीं ना कहीं उस ओवर ग्रोथ होने वाली पॉपुलेशन को के ऊपर रोक लगा देगा, लिमिटेशन कर देगा, उसको लिमिट कर देगा। और ऐसा ही नेचुरल कंडीशंस में देखा जाता है। देखिए, जब भी हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात करते हैं, मतलब जहां पर आपकी ग्रोथ रेट जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन शो कर रही है, वहां पर ये बात मान के चलिएगा कि उस पॉपुलेशन ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज या मल्टीपल स्पीसीज के ऊपर कोई भी लिमिटेशन नहीं है, ना ही फूड की ना ही स्पेस की। स्पेस भी अनलिमिटेड है, फूड भी अनलिमिटेड है। बट क्या हम इसको प्रैक्टिकली देखें, क्या ये हमारे आसपास के सराउंडिंग्स में हम देख सकते हैं कि कहीं कोई ऐसी स्पीसीज की पॉपुलेशन है जो ओवर ग्रोथ कर रही है या जिसके पास कोई ना कोई लिमिटेशन है ही नहीं, जो जिसके ऊपर कोई कॉन्स्ट्रेन नहीं है, कोई दबाव नहीं है, कोई रोक नहीं है, वो मन मर्जी से जितना मन करे उतना वो ग्रो कर पा रही है। ऐसा नेचुरल कंडीशंस में या प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि उसके बीच में कहीं ना कहीं स्ट्रगल की बात आ जाती है, कहीं ना कहीं फिटनेस की बात आ जाती है। तो जो यहाँ पे मैंने पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए हैं, उसमें सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ बताया है कि रैपिड मल्टीप्लीकेशन। अब देखिए, मैं इसी स्लाइड के थ्रू आपको कुछ ना कुछ चीज समझाना चाहूंगा और जो चीजें मुझे लिखनी है वो मैं बाद में लिखूंगा। अब रैपिड मल्टीप्लिकेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि थ्योरेटिकली देखा जाए तो पॉपुलेशन ग्रो करती है एक्सपोनेंशियली, हर एक इंडिविजुअल मैक्सिमम रिप्रोडक्शन कर रहा है। बट मैक्सिमम रिप्रोडक्शन भी एक लिमिट तक हो सकता है, क्योंकि रियलिटी में, जैसे कि मैंने कहा कि रियलिटी में पॉपुलेशन कभी भी अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं करती है, और उसका कारण स्पेस भी हो सकता है, उसका कारण फूड सप्लाई भी हो सकता है, उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। तो रैपिड मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या होगा कि फूड और स्पेस की लिमिटेशन या कहें उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी अचीव हो जाएगी। मतलब जितना मैक्सिमम फूड यूटिलाइज किया जा सकता है और पॉपुलेशन में जो इंडिविजुअल्स हैं वो उसको यूटिलाइज कर रहे होंगे, जिसका कारण क्या होगा कि फूड और स्पेस जो है वो दोनों ही लिमिट हो जाएगा, दोनों ही एक प्रॉब्लमेटिक इश्यू बन जाएगा उस बढ़ती हुई पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज की, जो उस फूड या स्पेस पे निर्भर करती हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली स्ट्रगल होगा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अब स्ट्रगल में क्या है, अब स्ट्रगल तीन तरह का हो सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि स्ट्रगल आपका इंट्रास्पेसिफिक भी हो सकता है, मतलब कि इंडिविजुअल्स बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज। ठीक है, मतलब एक ही स्पीसीज के जो इंडिविजुअल्स हैं जो उस पॉपुलेशन के अंदर हैं, उनके आपस में ही स्ट्रगल होगा कि फूड सबसे पहले कौन लेगा, स्पेस सबसे पहले कौन ऑक्यूपाई करेगा। और इस तरह का जो स्ट्रगल होता है खास तौर पे इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज का, वो बड़ा एक्यूट होता है, वो बहुत ज्यादा, मैं कहूँ तो प्रोमिनेंट होता है। प्रोमिनेंट इसलिए होता है क्योंकि देखिए सबकी रिक्वायरमेंट है, तभी तो वो एक स्पीसीज से बिलोंग करने वाले इंडिविजुअल्स हुए ना, कि रहना भी एक जगह पे है, एक ही तरह के एनवायरनमेंट के अंदर वो खुद को ढाल सकते हैं, क्योंकि सबके पास फीचर्स भी वैसे हैं, वो एक ही तरह के फूड सोर्स के ऊपर निर्भर करते हैं, डिपेंड करते हैं, क्योंकि उनकी नेचर वैसे ही डेवलप हुई है। तो वो जो स्ट्रगल है खास तौर पे इंट्रा स्पेसिफिक, वो सबसे ज्यादा एक्यूट माना जाता है, सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट माना जाता है। दूसरा स्ट्रगल जो हो सकता है वो इंटरस्पेसिफिक। अब इंटरस्पेसिफिक का मतलब है बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। ठीक है, और ये जो स्ट्रगल है बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, ये कहीं ना कहीं हम मान के चलते हैं एक फोर्स है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को करवाने के लिए। देखिए, यहाँ पे आप इसको, अगर मैं वर्बली आपके साथ कुछ बातें शेयर करूं, यहाँ पे इंडिविजुअल्स जो हैं वो डिफरेंट स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत मैं ये कहूँ कि हाँ, इस चीज को हमें एक इनकार तो नहीं करना चाहिए। ऐसी कई सारी स्पीसीज हम अपने आसपास के सराउंडिंग्स में देखते हैं
जिनका स्पेस यूटिलाइजेशन, जिनका लोकेशन ऑलमोस्ट सेम जगह पे है, सेम सेम एनवायरमेंटल कंडीशंस के अंदर वो रहते हैं। और कहीं ना कहीं फूड जो वेब है, देखिए फूड चेन की मैं बात नहीं करूंगा, फूड वेब है, उसमें कहीं ना कहीं उनका कॉमन फूड भी होता है। अब यहाँ पर क्या है कि अगर सोर्सेज ऑफ फूड और स्पेस लिमिटेशन में आ जाए बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से, तो कहीं ना कहीं स्पीसीज के बीच में एक स्ट्रगल शुरू होगा। अब उस स्ट्रगल के अंदर कहीं ना कहीं मैं कहूं कि जैसे कि इंट्रा स्पेसिफिक में तो सेम स्पेस और सेम फूड का रिक्वायरमेंट था ना, क्योंकि इंडिविजुअल सेम स्पीसीज से बिलोंग करते थे। यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंट स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो कोशिश करेंगे कि अपनी फूड हैबिट्स को और अपने स्पेस की यूटिलाइजेशन को या जोग्राफिकल लोकेशन को बदला जाए। और जब वो जोग्राफिकल लोकेशन को बदलेंगे, फूड हैबिट्स को बदलेंगे, तो डेफिनेटली जो स्पीसीज कुछ समय पहले रही होगी, कुछ समय का मतलब यहाँ पे कहीं हजारों लाखों साल की बात करता हूँ मैं, क्योंकि एवोल्यूशन में आप इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिएगा कि यहाँ पे कुछ महीनों, कुछ 50-100 साल की बात हो रही है। जब भी मैं कभी कहूँ कि कुछ समय का मतलब, तो आप मान के चलिएगा ये हजारों लाखों सालों की बात है। ठीक है, इतना समय लगता है एक नेचुरल कंडीशन में नई स्पीसीज को इवॉल्व होने में या डेवलप होने में। तो अगर वो स्पीसीज, जो दो स्पीसीज को मैं यहाँ पहले कंसीडर कर रहा हूँ, एक स्पीसीज ने डिसाइड कर लिया कि भाई हम अपनी फूड हैबिट चेंज कर लेंगे, जोग्राफिकल लोकेशन को वहां से कहीं ना कहीं और रिप्लेस कर देंगे, ताकि हमारे बीच में जो स्ट्रगल बढ़ रहा है ड्यू टू लिमिटेड सोर्स ऑफ फूड एंड स्पेस, वो कम हो जाए और हम अपनी आराम से जिंदगी जी सके। अब वहां पे क्या होगा कि जब वो डिफरेंट लोकेशन पे जाएंगी, जो स्पीसीज में मान लो लाख साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि वहां पे एनवायरमेंटल फैक्टर्स डिफरेंट हो, वहां पे फूड सोर्सेज डिफरेंट हो, तो वहां पर उन्हें कहीं ना कहीं मजबूरन उनके अंदर जो वेरिएशंस आ रही हैं, उन वेरिएशंस का इस्तेमाल कर कर खुद को अडेप्ट करना होगा। और मान लेते हैं कि अगर उनके अंदर जो वेरिएशंस थी ऑलरेडी जो एग्जिस्ट करती हैं, मैं यहाँ पे अगर थोड़ा सा बात करूँ तो मैं लास्ट में आपके साथ डार्विनिज्म और लेमार्किज्म के बारे में बात करूंगा। ठीक है, लेमार्क की जो प्रपोजल था वो डार्विनिज्म के प्रपोजल से किस तरह से डिफरेंट रहता है। लेमार्क जैसे कहते हैं कि भाई कोशिश की जाती है खुद को बदलने में, बट डार्विनिज्म की जो बात है उसमें ये कहा जाता है कि बदलाव ऑलरेडी इंडिविजुअल्स में होता है जो सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, बट सिर्फ इंडिविजुअल्स वही ज्यादा फिट माने जाते हैं जिनके अंदर जो ऑलरेडी बदलाव है, जो ऑलरेडी वेरिएशन आई हुई है, वो उस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंगली उन्हें ज्यादा बेहतर अडेप्ट करने में मदद करे। एक छोटा सा एग्जांपल जिराफ की बात करते हैं। लेमार्क कहते थे कि जिराफ लंबे अपनी इच्छा शक्ति से हुए, अपनी वाइटल फोर्सेस की वजह से हुए, जो अंदरूनी शक्तियां थी, ठीक है, उसकी वजह से उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति को यूज करके खुद को लंबा करने की कोशिश की। पर डार्विनिज्म को अगर हम यहीं पर डिस्कस करें, तो डार्विनिज्म में ये कहा जाता है कि जिराफ के अंदर लंबी नेक और लंबे फोर लिम्स वाले जिराफ ऑलरेडी एग्जिस्ट करते होंगे। तो जिस तरह से समय बदला, उस हिसाब से जब पेड़ों के ऊपर पत्ते रहे और जो घास था, जो सरफेस पे था, उसकी कमी होने लगी, तो जो लंबे जिराफ थे डेफिनेटली वही सरवाइव करने में ज्यादा सक्षम रहे होंगे, ज्यादा कहे सक्सेसफुल रहे होंगे। जो छोटे जिराफ होंगे बाय डिफॉल्ट, ठीक है, वेरिएशन देखिए आप अपनी पॉपुलेशन में भी आप देख सकते हैं कि हर एक इंसान, अगर ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें तो हमारे बॉडी साइज सेम नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अपने जरूरत के हिसाब से अपनी बॉडी के अंदर बदलाव लाया है। हमारे अंदर बदलाव ऑलरेडी है, बट सिर्फ फर्क ये है कि जिसकी बॉडी में बदलाव ऑलरेडी है और वो बदलाव उसे इस एनवायरनमेंट के अंदर बेहतर अडेप्ट करवाने में हेल्प कर रहा है, वो इंडिविजुअल सिलेक्ट हो जाएगा, वही इंडिविजुअल सर्वाइव कर पाएगा। और जिसका बॉडी साइज या कहीं कोई भी बॉडी की वेरिएशन उसे बेहतर अडेप्ट करवाने में इस एनवायरनमेंट के लिए सक्षम नहीं है, वो इंडिविजुअल फिट नहीं माना जाएगा नेचर के अकॉर्डिंगली। और धीरे धीरे वैसे इंडिविजुअल्स नेचर से क्या कर जाएंगे, एक्सटिंक्ट होना शुरू हो जाएंगे, खत्म होना शुरू हो जाएंगे। तो आने वाली पीढ़ी सिर्फ उन्हीं इंडिविजुअल्स की होगी जिनके अंदर वो वेरिएशंस उन्हें उस बदलते हुए एनवायरनमेंट में या उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में बेहतर अडेप्ट करवा पाई। ठीक है, तो वैसे ही डार्विन भी कहते हैं, डार्विन भी कहते हैं कि जिराफ ऑलरेडी, जो पॉपुलेशन होगी जिराफ की, उसमें कुछ जिराफ ऑलरेडी लंबे होंगे बाय डिफॉल्ट, वेरिएशंस है वो, ठीक है, और कुछ छोटे होंगे। जो लंबे थे वो उस बदलते हुए एनवायरनमेंट कंडीशंस में खुद को ढाल पाए, क्योंकि वो पत्तों तक पहुंच पाते थे पेड़ों के, और अपना पेट भर के जिंदा रह पाते थे। और जो छोटे रह गए या जो बाय डिफॉल्ट जो टॉल नहीं थे, वो उन पेड़ों के पत्तों तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए भूखमरी से मरना शुरू हो गए। तो अब आने वाली जो पॉपुलेशन है वो उन्हीं जिराफ की होगी जो लंबे रहे होंगे।
आई होप कि आपको मेरी बात ये समझ आ रही होगी। तो डेफिनेटली एक समय ऐसा आया कि जितने भी छोटे हाइट के जिराफ थे वो सब खत्म हो गए, क्योंकि जिनका पेट भरा है वही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और वही अपने जो करेक्टर्स हैं लंबे होने वाले आने वाली प्रोजेनिस के अंदर इनहेरिट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं फिर से आज फिर के यहीं पे आऊंगा कि डार्विनिज्म की बात अगर कहें या डार्विनिज्म थ्योरी की अगर डिस्कस करें तो उसका एक कंक्लूजन यही रहता है कि ऑलरेडी वेरिएशंस पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स में होती हैं, तो कुछ हार्मफुल वेरिएशंस होती हैं जो उन्हें उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में हेल्प नहीं करती है जिंदा रहने में, और कुछ अच्छी वेरिएशंस होती हैं जो उन पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स को हेल्प करती है एनवायरनमेंट में रहने में। तो जो बेनिफिशियल वेरिएशंस हैं सिर्फ जिन इंडिविजुअल्स में वो बाय डिफॉल्ट आई, बाय लक, लक बाय चांस आई, वो इंडिविजुअल जिंदा रहेंगे, पेट भरा रहेगा तो रिप्रोड्यूस करेंगे, तो आने वाली प्रोजेनिस भी उनकी तरह ही रहेगी, क्योंकि उनके अंदर उन्हीं की पेरेंट्स के जो पेरेंट्स फिट थे, उनकी जो वेरिएशंस थी या कहीं उनके जो स्पेशल कैरेक्टर्स थे जो बेटर उन्हें फिट कर रहे थे, या कहीं बेटर कैरेक्टर्स या बेनिफिशियल कैरेक्टर्स, वही कैरेक्टर्स आने वाली पीढ़ी में देखे जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि पॉपुलेशन बिल्कुल ही बदल जाएगी, क्योंकि वही जो कैरेक्टर्स इनहेरिट हुए हैं उनके अंदर भी धीरे धीरे समय के साथ वेरिएशन होंगी। तो देखते देखते होगा कि लाख साल पहले अगर हम इस स्पीसीज की बात करें तो स्पीसीज बिल्कुल डिफरेंट दिखती थी, इसके एंसेस्टर्स बिल्कुल डिफरेंट दिखते थे, आज ये स्पीसीज कुछ और दिखती है। तो यही तो है एवोल्यूशन का कमाल, जहां पे डार्विनिज्म ने इस थ्योरी को पुट अप करने से पहले कुछ कंसेप्ट्स को समझाने की कोशिश की कि कहीं ना कहीं इन कंसेप्ट इन फैक्टर्स की वजह से, इन फैक्ट्स की वजह से नेचुरल सिलेक्शन वाला जो कंसेप्ट है वो आया होगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा कि इंटरस्पेसिफिक मतलब इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज के बीच में जब स्ट्रगल शुरू हुआ बिकॉज ऑफ देयर ओवर पॉपुलेशन, और ओवर पॉपुलेशन तो एक आउटकम था, मतलब ओवर पॉपुलेशन की वजह से जो सोर्सेज के अंदर लिमिटेशन हुई उसकी वजह से स्ट्रगल हुआ, स्ट्रगल होने की वजह से वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में जब डिसलोकेट हुए होंगे, जब उन्होंने अपने आप को वहां पर डिस्प्लेस किया होगा, तो वो उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली अपने अंदर उन्होंने बदलाव लाया होगा और नई स्पीसीज का ओरिजिन किया होगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो मैं यहाँ पे जरूर मेंशन करूंगा कि इंटरस्पेसिफिक या जो स्ट्रगल है बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज वो एक पोटेंट फोर्स रही होगी कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन करवाने में। ओके, और तीसरे तरह का जो स्ट्रगल है वो है एनवायरमेंट का। अब एनवायरमेंट का स्ट्रगल मतलब कि बदलता मौसम, फूड सप्लाई, टेम्परेचर, मॉइस्चर, पीएच, एक्स वाई जेड, डिपेंडिंग कि भाई किस तरह के एनवायरनमेंट में वो ऑर्गेनिज्म रह रहा है। तो ये है किसके बीच का स्ट्रगल, बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, तो इस स्ट्रगल ने क्या किया, अल्टीमेटली जो बढ़ रही थी पॉपुलेशन, जो एक लिमिट को क्रॉस कर रही थी, वो पॉपुलेशन फिर से अपने नॉर्मल वैल्यूज पे आ गई, नॉर्मल नंबर्स पे आ गई। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, पॉपुलेशन के अंदर क्या हुआ, स्टेबिलिटी। और ऐसा ही होता है प्रैक्टिकली देखा जाए तो किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी स्पीसीज के अंदर जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट स्टेबल ही रहती है, वो ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती है। जब वो ओवर होने की कोशिश करती है तो लिमिटेशन की वजह से फिर से वापस से उसी नंबर या उसी वैल्यू पे पहुंच जाती है जहां पे वो पहले थी, या जहां पे उसे एक्चुअली में होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं स्ट्रगल जो है वो उनकी पॉपुलेशन को लिमिटेशन में रखने में हेल्प करता है। ये नेचर का रूल है। ठीक है, नेक्स्ट, अब क्या होगा, जो स्ट्रगल हुआ एग्जिस्टेंस के लिए, अब स्ट्रगल एग्जिस्टेंस के लिए जो हुआ उसमें किन इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट किया गया, इंडिविजुअल्स विद बेनिफिशियल वेरिएशन आप कह सकते हैं, या कहें एडेप्टिव, या कहें यूजफुल वेरिएशन। ठीक है, तो जो इंडिविजुअल्स यूजफुल वेरिएशंस के साथ थे सिर्फ उन्हें ही बाय डिफॉल्ट नेचर में जिंदा रहने का मौका।
आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे जो मैं समझाना चाहता हूं यहाँ पे, कि इंडिविजुअल्स विद अडेप्टिव और यूजफुल वेरिएशंस ओनली गेट चांस टू सर्वाइव, और जो हार्मफुल वेरिएशंस के साथ थे उनके बीच में क्या हुआ, दे जस्ट एक्सटिंक्ट, वो खत्म हो गए। ठीक है, और इसी थ्योरी को, इसी कंसेप्ट को कहा जाता है नेचुरल सिलेक्शन, और फिर डार्विन जी ने इसे कह दिया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, तो डार्विन ने यही एक चीज समझाने की कोशिश की कि भाई जो इंडिविजुअल्स बाय नेचर या बाय डिफॉल्ट पहले से अच्छी वेरिएशन के साथ आए हैं और उस एनवायरनमेंट में वो वेरिएशंस उन्हें बेहतर अडेप्ट करवाने में हेल्प कर रही है एज कम्पेयर टू अदर इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज, तो वो इंडिविजुअल्स हमेशा जिंदा रहेंगे और रिप्रोड्यूस करेंगे और उन्हीं की प्रोजेनीज आने वाली पॉपुलेशन को बनाएगी। बहुत सिंपल सी कहानी है। तो यहाँ पे जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, इसके बारे में हम कुछ बात कहेंगे, ठीक है, क्योंकि वो डार्विन जी की एक क्रिटिसिज्म का एक कारण भी बनता है, जो उनकी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली थ्योरी है। ओके, तो इसके साथ हम बात करें तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात हो रही है, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में अगर हम देखें तो आप ये देख सकते हैं कि एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। कंक्लूजन क्या होगा, लेट मी राइट इट, कंक्लूजन ये होगा कि जो ज्यादा एडेप्टिव वेरिएशन के साथ है उसे नेचर के द्वारा सिलेक्ट किया जाएगा। ओके, और जिसको नेचर के द्वारा सिलेक्ट किया जाएगा वही ज्यादा प्रोजेनीज को बनाएगा या ज्यादा प्रोजेनीज को लीव करेगा। और अगर मैं यही बात करूं कि फिटनेस का मतलब अल्टीमेटली डार्विन के अकॉर्डिंगली हुआ क्या, रिप्रोडक्टिव फिटनेस। अल्टीमेटली तो डार्विन रिप्रोडक्टिव फिटनेस पे पहुंच गए ना। तो रिप्रोडक्टिव फिटनेस में अगर ये जो कंक्लूजन मैंने निकाला यहां से डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन वाली थ्योरी का, वो कंक्लूजन क्या था कि फिटनेस रेफर्स टू रिप्रोडक्टिव फिटनेस। और यहीं पे डार्विन जी ने एक और चीज कही, वो अभी बता रहा हूं। डार्विन जी ने एक कंसेप्ट दिया सेक्सुअल फिटनेस का। अब सेक्सुअल फिटनेस का मतलब यही हुआ कि भाई जो फिट है, फिट क्यों है, क्योंकि उसके अंदर वैसी करेक्टर्स हैं। क्यों करेक्टर्स हैं, बाय डिफॉल्ट करेक्टर्स हैं। वो करेक्टर्स क्या कर रहे हैं, उसे एनवायरनमेंट में बेहतर अडेप्ट होने में हेल्प कर रहे हैं, खाने में अच्छा हेल्प कर रहे हैं, स्पेस यूटिलाइजेशन में अच्छा हेल्प कर रहे हैं, तो वो जिंदा है। और जो जिंदा है वही रिप्रोड्यूस कर रहा है, जो रिप्रोड्यूस कर रहा है उसी की आने वाली पीढ़ी में सबसे ज्यादा प्रोजेनीज होंगी। तो जो वेरिएशंस उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज में होंगी वही आने वाली पीढ़ी की सबसे ज्यादा, कहें तो ज्यादा दिखने वाली वेरिएशंस होंगी कैरेक्टर्स के अंदर। तो इसी तरह से अगर देखें तो ये जो अल्टीमेटली हमने एक स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, तो डार्विन जी ने इसको कहा कि एक तरह का फिटनेस किसको रेफर कर दिया, सेक्सुअल फिटनेस को रेफर कर दिया, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली क्या हुआ कि नेचुरल सिलेक्शन हुई। नेचुरल सिलेक्शन के बाद आपके पास यहां पर जो थर्ड पॉइंट मैंने मेंशन किया है, उस नेचुरल सिलेक्शन में जो भी करेक्टर्स बाय डिफॉल्ट नेचर ने सिलेक्ट किए होंगे किसी इंडिविजुअल को लेकर, वो इंडिविजुअल जिंदा रहा और वही इंडिविजुअल आगे उन करेक्टर्स को इनहेरिट करता रहा। तो यहाँ पे एक लाइन लिखी है, इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशंस ओवर मेनी जनरेशंस। तो इसी तरह से वो जो यूजफुल वेरिएशंस हैं जिन इंडिविजुअल्स के अंदर, उन्होंने ही अपने उन यूजफुल वेरिएशंस को आगे वाली आने वाली पीढ़ी में इनहेरिट किया, ट्रांसफर किया।
और ऐसा कई सालों तक, कई जनरेशन तक चलता रहा। और एक समय ऐसा आया कि वो वेरिएशंस की वजह से जो आने बार बार जो जनरेशन में आ रही थी, और वो वेरिएशंस भी कौन सी थी, जो हर जनरेशन को उस एनवायरमेंट के अधीन या अकॉर्डिंगली बेटर अडेप्ट करवा सके, वो वेरिएशंस का इतना ज्यादा एक्यूमुलेशन हो गया फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, देखते देखते कि जो लेटेस्ट पॉपुलेशन होगी उस स्पीसीज की, वो उस पुरानी एंसिस्ट्रल स्पीसीज के इंडिविजुअल्स के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करती होगी। तो यहीं पे एक कंक्लूजन निकला कि जब ये वेरिएशंस अल्टीमेटली एक्यूमुलेट हुई, तो कहीं ना कहीं एक नई तरह की स्पीसीज का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, तो ये सारा एक ओवरव्यू है नेचुरल सिलेक्शन का, जिसको मैंने डार्विनिज्म भी, या बुक्स इसे डार्विनिज्म के तौर पर भी कंसीडर करती है। तो अल्टीमेटली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक छोटा सा कंक्लूजन निकाला कि किस किस तरह के जो डार्विन के कंसेप्ट हैं वो किस तरह से नेचुरल सिलेक्शन को एक तरह का बेस बनाते हैं एज फार एज द थ्योरी इज कंसर्न। ओके, तो अब यहाँ पे क्रिटिसिज्म में क्या है कि देखिए एक चीज डार्विन जी समझा नहीं पाए। क्या समझा नहीं पाए? डार्विन जो कहते हैं, अच्छा मैं से पहले आपको पॉइंट मेंशन कर देता हूँ। पॉइंट क्या थे डार्विनिज्म के, ताकि आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो। वैसे तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि पॉइंट, पहला पॉइंट था, लेट मी राइट इट फर्स्ट, ओवर प्रोडक्शन एंड रैपिड मल्टीप्लीकेशन। दूसरा पॉइंट है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तीसरा पॉइंट है डार्विन जी के अकॉर्डिंगली वेरिएशंस एंड हेरिडिटी, जो वेरिएशंस हुई उन्हें इनहेरिट भी किया गया। एंड द फोर्थ पॉइंट अकॉर्डिंग टू डार्विन, नेचुरल सिलेक्शन या फिर कहें सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। अच्छा चलो ठीक है, पहले बाद में बात करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। और अल्टीमेटली इन सारी चीजों ने क्या किया, नई स्पीसीज का ओरिजिन करवा दिया। डन। अब एक पॉइंट यहां पे जरूरी है, क्योंकि ये पॉइंट कहीं ना कहीं डार्विन जी ने थ्योरी के तौर पर दिया। वो पॉइंट है कि डार्विन जी कुछ चीजों को समझाने में असफल रहे। क्या? was unable to explain what basis of variations, कि वेरिएशन का बेस क्या होता है, एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ दीज वेरिएंट्स, या कहें जो करेक्टर्स में बदलाव आए हैं, टू नेक्स्ट जनरेशन। ओके, और इसी पॉइंट को समझाने के लिए उन्होंने एक आइडिया सा निकाला। आइडिया गलत था, बट फिर भी हमें पता लगना चाहिए कि वो थ्योरी क्या थी जो उन्होंने इस चीज को समझाने के लिए प्रपोज की। वो थी थ्योरी ऑफ पेनजेनेसिस। अब देखिए थ्योरी ऑफ पेनजेनेसिस क्या कहती है।
उन्होंने एक टर्मिनोलॉजी यूज की जिसको बोलते हैं पेंजीन, या फिर आप इसे जिम्यूल्स के तौर पर भी कंसीडर कर सकते हैं। और ये थे क्या? दीज वर जस्ट हेरिडिटरी पार्टिकल्स। ठीक है, ये थ्योरी उन्होंने 1868 के आसपास प्रपोज की। ये इंफॉर्मेशन है, ये आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि अगर याद रहे तो बेटर है। अगर एनसीईआरटी में देखिए जो भी डेट्स होती हैं वो ज़्यादातर एनसीईआरटी की याद रहनी चाहिए। बाकी देखिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो अगर आप याद कर रहे हैं या याद आपसे हो पा रही है तो वो आपके लिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट बनता है। बट अगर इन शॉर्ट कहा जाए तो जहाँ पे नो कंपनसेशन की बात करूँ तो वो एनसीईआरटी की डेट्स तो आप किसी भी तौर पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो इसलिए ये जो डेट्स हैं जो भी मैंने थ्रू आउट दी लेक्चर मेंशन की हैं, कुछ एनसीईआरटी में अवेलेबल है, कुछ एनसीईआरटी में अवेलेबल नहीं है, बट दैट मेक्स some sort of extra information for you, so that would be better if you gonna memorize those all dates. But if you are not in a condition to memorize all the dates, just go for the dates of NCERT. ठीक है, तो ये बात को ध्यान में रखिएगा। अब ये थ्योरी क्या कहती है? बहुत सिंपल सी थ्योरी है, मैंने इसको एक सिंपल तौर पर समझाने की कोशिश की है। उन्होंने बोला कि देखिए मान लो कोई भी ऑर्गन है, हार्ट है, लीवर है, लेग है, उसका एक अपना एक क्या है, हेरिडिटरी पार्टिकल है। और वो हेरिडिटरी पार्टिकल क्या होता है, जिसको आप जम्यूल कहते हैं या फिर जिसको आप पेंजीन कहते हैं, वो ब्लड के थ्रू कहां पहुंच जाता है? उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के गैमेट्स के अंदर, थ्रू ब्लड। कहां पहुंच गया? गैमेट्स में। अब क्या होगा जब रिप्रोडक्शन होगी तो ये दो गैमेट्स आपस में फ्यूज करेंगे, एक मेल का और एक फीमेल का। ठीक है, एक मेल गैमेट मान लीजिए और एक फीमेल गैमेट मान लीजिए, आपस में फ्यूज करने के बाद क्या बनाएंगे? वो सबको पता है जाइगोट बनाएंगे, और वही जाइगोट बाद में डेवलप होके एक इंडिविजुअल बनाएगा। तो इस जाइगोट के अंदर जो ये जिम्यूल्स या कहें पेंजीन्स आए, ये क्या करेंगे? दे विल टेंड टू फॉर्म सेम ऑर्गन्स। So you can write that pengenes, or you may consider them as gemmules, they will tend to form same organs, जो organs उस जाइगोट के पेरेंट्स में थे। तो देखिए, तो ये सारी मैं अगर कहानी कहूं तो ये एक दो ऑर्गन्स को एज एग्जांपल कंसिडर किया गया है। तो ये पेरेंट्स के ऑर्गन है, जिसमें से हर एक ऑर्गन में से एक हेरिडिटरी पार्टिकल जो कि जिम्यूल या पेंजीन डार्विन जी कंसीडर कर रहे हैं, वो ब्लड के थ्रू गैमेट में आ रहा है, और गैमेट से जब दो गैमेट आपस में फ्यूज कर रहे हैं, मेल और फीमेल गैमेट पेरेंट्स के, तो उससे जाइगोट बन रहा है, और उस जाइगोट में ये जो जिम्यूल्स या पेंजीन्स हैं वो उसी सेम ऑर्गन को डेवलप करने में हेल्प कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब डार्विन जी ने काम किया तब हम डीएनए के बारे में, जीन्स के बारे में नहीं जानते थे। ठीक है, तो डार्विन जी ने एक अपनी थ्योरी प्रपोज की कि भाई जो भी वेरिएशंस या जो भी अच्छे कैरेक्टर्स हैं, देखिए यहाँ पे वेरिएशंस या वेरिएंट्स का मतलब है कैरेक्टर्स की फीचर्स की बात हो रही है। अच्छा कैरेक्टर मतलब अच्छा वेरिएशन है, बुरा कैरेक्टर मतलब बुरा वेरिएशन है। अच्छा कैरेक्टर कौन? जो उस इंडिविजुअल को बेहतर अडेप्ट करवा सके। बुरा कैरेक्टर कौन? जो उस इंडिविजुअल को बेहतर अडेप्ट या बेटर अडेप्टेबिलिटी उस इंडिविजुअल को प्रोवाइड ना कर सके। तो उन्होंने कहा कि ये जो कैरेक्टर्स हैं, जो वेरिएंट्स हैं, वो अगर पेरेंट्स से अच्छे वाले, क्योंकि अच्छे पेरेंट्स या अच्छे कैरेक्टर जो जो अच्छे इंडिविजुअल्स में हैं, अच्छे पेरेंट्स में हैं, सिर्फ वही तो रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं। डार्विन तो यही कह रहे थे देर से। ठीक है, बाकी तो जो जिन इंडिविजुअल्स में अच्छे कैरेक्टर्स नहीं है, जो उनको अच्छा सर्वाइव करवाने में असक्षम है, अनसक्सेसफुल हो रहे हैं, तो वो इंडिविजुअल्स तो वैसे भी एक्सटिंक्ट कर गए, वो तो वैसे भी रिप्रोड्यूस करने लायक ही नहीं बचे। जब बचे नहीं तो रिप्रोड्यूस कहां से होगा? ये रिप्रोडक्शन कहां से होगा? तो ये रिप्रोडक्शन तो सिर्फ उन प्रोजेनिस का है जो फिट है बाय डिफॉल्ट, बाय नेचर। ठीक है, तो देखिए ये इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि अगर आप अपनी पॉपुलेशन की बात करें या किसी भी स्पीसीज की पॉपुलेशन की बात करें, तो हमारी
बॉडी साइज, स्किन कलर, आई कलर, हेयर टेक्सचर और ये कई सारी चीजें जो हैं हमारी पॉपुलेशन में बहुत भिन्न भिन्न तरह की देखी जाती है। अब किसी की हाइट ज्यादा है तो वो बेटर ऊंची चीजों को टच कर सकता है या ऊंची चीजों के साथ कुछ ना कुछ काम कर सकता है। जिसकी हाइट छोटी है उसमें हमारा तो कोई भी रोल नहीं है, वो तो बाय चांस हमारे जीन्स के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आए जिसकी वजह से एक इंसान के अंदर जो ग्रोथ हार्मोन है वो ज्यादा रिलीज हुआ, इसलिए वो ज्यादा बॉडी साइज उसका बड़ा और लंबा चौड़ा हुआ। और एक इंसान के अंदर जो जीन्स है उनका एक्सप्रेशन कम हुआ, क्योंकि ये पॉलीजेनिक एक करेक्टर है। हाइट अगर बात करें तो वो उतना उसकी बॉडी साइज उतनी ग्रो नहीं कर पाई, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन उतना ही लिमिट में ही रिलीज हुआ। तो बट ये बाय नेचर है ना, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। अब नेचर में क्या ऐसा बदलाव आए कि नेचर हो सकता है लंबे वाले इंसान को चूज कर ले फिटनेस के तौर पर, या फिर छोटे वाले इंसान को भी चूज कर सकता है, वो तो डिपेंड करता है। वो आगे वाली कहानी है जहाँ पे हम नेचुरल सिलेक्शन में कई तरह की डिसरप्टिव, डायरेक्शनल, स्टेबल सिलेक्शंस की बात करेंगे, वहां पे मैं आपको इस कंसेप्ट को फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। तो अब यहाँ पे हमने डार्विनिज्म के बारे में बात की, ठीक है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि डार्विनिज्म क्या हर जगह पे सही थे, कुछ क्रिटिसिज्म थे डार्विनिज्म के अगेंस्ट, क्या कुछ पॉइंट्स थे? हाँ बिल्कुल सही। क्रिटिसिज्म में अगर हम डार्विनिज्म को क्रिटिसाइज करें तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा, आप उसको उन पॉइंट्स को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे? एक तो सबसे पहली बात कि कोई जेनेटिक्स की नॉलेज नहीं थी, इसलिए उन्होंने थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस को प्रपोज किया, जो कि आज के जमाने में देखें तो बिल्कुल ही गलत थ्योरी है, बट ये उस समय से उस समय की बात करें तो कहीं ना कहीं लोगों ने इसको भी कहना एक्सेप्ट किया होगा, क्योंकि लोगों को तो पता ही नहीं था जीन्स क्या होते हैं, डीएनए क्या होता है, किस तरह से जो इनहेरिटेबल मटेरियल है वो हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है। तो information was not there about the genes and about the DNA. Okay, that is the reason कि डार्विन ने कहीं ना कहीं खुद को जस्टिफाई करने के लिए थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस को प्रपोज किया, ठीक है। तो नो जेनेटिक नॉलेज, इसीलिए कोई सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं थी। किसके लिए? कि कारण क्या है, कॉज क्या है, ओरिजिन क्या है किसका, और इनहेरिटेंस किस तरह से होती है। तीनों चीजें किसके रेफरेंस में? वेरिएशंस। क्यों बदलाव आते हैं, क्या कारण है बदलाव आने का? चाहे बदलाव ऑलरेडी हो, बट एक ही स्पीसीज की पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स डिफरेंट तरह के क्यों दिख रहे हैं? डिफरेंट इन द सेंस बहुत लार्ज एक्सटेंट तक डिफरेंट नहीं कह रहा हूं मैं, जैसे मैंने अभी ह्यूमंस की बात की कि बॉडी साइज देखने में तो हम ऑलमोस्ट सारे सेम हैं, दो हाथ, दो पैर, एक नाक, दो आंख, एक मुंह, दो कान, ताल, जो भी है एक्स वाई जेड, तो ओवरऑल मॉर्फोलॉजी तो हम सबकी सेम है, बट साइज में तो डिफरेंसेस है ना। कोई बहुत लंबा है, कोई ठीक लंबा है, कोई बहुत छोटा है, कोई बहुत ड्वार्फ है। स्किन कलर की भी बात ऐसे करें, कोई बहुत गोरे हैं, कोई फेयर है, कोई डार्क कॉम्प्लेक्शन के हैं। तो ऐसे कई सारे हमारे अंदर फीचर्स हैं जो क्वांटिटेटिवली डिसाइड हो रहे हैं, उनकी क्वालिटी नहीं बदली। देखने में मॉर्फोलॉजिकली वी ऑल आर सेम, but still there are certain things which you can say that the person, the two person in a population, they never look exactly same, वो कभी भी एक जैसे नहीं दिखते हैं until unless वो मोनोजाइगोटिक ट्विन ना हो, जो कि बहुत रेयर चांसेस होते हैं। एक ही परिवार में अगर चार लड़के हैं, चार लड़की हैं, तो उनके अंदर सिमिलैरिटी जरूर होगी, बट वो एग्जैक्टली एक दूसरे की कॉपीज नहीं होंगी। तो ये कारण क्या है कि क्यों कि एक ही पेरेंट्स के चार बच्चे हैं और चारों बच्चों के अंदर सिमिलैरिटीज हैं, बट कोई भी एग्जैक्टली सेम नहीं दिख रहा? ये इसका कारण क्या था? ऑब्वियस सी बात है, उस वक्त अगर मैं आज के दौर पर कहूँ तो ये जेनेटिक्स का कमाल है। ये डीएनए के अंदर जो चेंजेस आते हैं क्रॉसिंग ओवर के दौरान, जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात हम करते हैं जेनेटिक्स वाले चैप्टर के अंदर, ये उन सारी चीजों का कारण होता है कि क्यों वेरिएशंस आती हैं अगर हम एक ही पेरेंट्स के बच्चों की बात करें, कि उनके बीच में क्यों थोड़े थोड़े बदलाव हैं, वो एक जैसे देखने में क्यों नहीं है। दूसरा, उन्होंने सिर्फ इतना बताया क्या कि ओनली एक्सप्लेन्ड
सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बट नॉट इट्स अराइवल। आया कहां से, कैसे आया? नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ यूजफुल वेरिएशंस, कि भाई जो यूजफुल वेरिएशंस है उनकी डेवलपमेंट कैसे हुई, क्या कारण रहा? ही वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट एज वेल। नेक्स्ट पॉइंट है जिसके आधार पर उनको क्रिटिसाइज किया जाता है, सेक्सुअल सिलेक्शन। देखिए सेक्सुअल सिलेक्शन के बारे में मैंने बताया था आपको हल्का सा, अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि सेक्सुअल सिलेक्शंस क्या होती है। सेक्सुअल सिलेक्शंस होती हैं कि जहां पर फीमेल इंडिविजुअल मेल इंडिविजुअल को सिलेक्ट करता है फॉर रिप्रोडक्शन, कि हम किसके साथ रिप्रोड्यूस करेंगे, किसके साथ आने वाली पीढ़ी को हम ओरिजिनेट करेंगे। तो यहाँ पे फीमेल्स जो हैं अकॉर्डिंग टू डार्विन एक बेटर फिट मेल इंडिविजुअल्स को चूज करती हैं अकॉर्डिंग टू डार्विन। तो यहाँ पे क्रिटिसाइज किया गया कि क्यों ऐसा है कि फीमेल्स के पास ही हक होता है एक बेटर फिट मेल इंडिविजुअल को सिलेक्ट करने का, ये वाइस वर्सा क्यों नहीं है? मेल्स के पास ये हक क्यों नहीं है कि वो एक बेटर फिट फीमेल्स को चूज करे एज देयर पार्टनर एंड टू प्रोड्यूस द नेक्स्ट अपकमिंग जनरेशंस? तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द पॉइंट जिसके आधार पर हम डार्विन को क्रिटिसाइज करते हैं। तो सेक्सुअल सिलेक्शन का मतलब होता है कि फीमेल्स हैव राइट फॉर सिलेक्टिंग मेल। फिट मेल की बात करूं मैं, ऐसा क्यों? तो एक क्रिटिसिज्म का एक पॉइंट बना। अनेबल टू एक्सप्लेन, अगेन नेक्स्ट पॉइंट, अनेबल टू एक्सप्लेन व्हाट, कि वेस्टिजियल ऑर्गन्स आज भी इंडिविजुअल्स के अंदर क्यों देखे जाते हैं? आपके अकॉर्डिंगली तो क्या होना चाहिए? जो वेरिएंट्स, जो करेक्टर्स काम के नहीं है या इंडिविजुअल को अडेप्ट अच्छे ढंग से नहीं करवा पा रहे हैं, वो करेक्टर्स उन्हीं इंडिविजुअल्स के एक्सटिंक्शन के साथ गायब हो जाने चाहिए पॉपुलेशन में। बट वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो आज की डेट पे हमारी बॉडी में कई सारे, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बचपन से पढ़ाया जाता है, डिक्टेटिंग मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, ऑरिकल मसल्स होगी हमारी, कई सारे, ठीक है। वो आज भी एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं? काम के तो है नहीं, वो काम भी नहीं करते, but still they are existing in our population, in the individual of our population. Why so? Again he got criticized on the base of this point. दूसरा जो लास्ट पॉइंट में अगर कंसीडर करूं, he was unable to differentiate between somatic and germinal variation. तो अनेबल टू एक्सप्लेन का मतलब यहाँ पे ये है कि सोमैटिक और जर्मिनल वेरिएशंस के अंदर वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे थे। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो भी हमारी बॉडी के अंदर किसी भी सेल के अंदर बदलाव आता है, मान लो एक जिंदगी के दौरान कोई बदलाव आ गया, हाथ में बदलाव आ गया, कुछ भी किसी भी तरह का बदलाव आ गया, वो बदलाव आगे इनहेरिट नहीं होता अगर वो बदलाव किसके अंदर है? हमारे सोमैटिक सेल्स के अंदर है। क्योंकि सोमैटिक सेल्स गैमेट्स में या गैमेट्स की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होते। ये शायद आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि सोमैटिक सेल्स का इनहेरिटेंस के साथ कोई लेना देना नहीं है। जिन सेल्स के अंदर अगर बदलाव आए और कोई ये उम्मीद रखे कि वो बदलाव आने वाली पीढ़ी में भी देखा जाए, तो वो सेल्स जर्मिनल होने चाहिए।
तो जर्मिनल सेल्स क्या बनाते हैं एक्चुअली, गैमेट फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर इन जर्मिनल सेल्स के अंदर वेरिएशंस हैं तो ही वो वेरिएशंस क्या हो सकती हैं, इनहेरिट हो सकती हैं, कैन ओनली इनहेरिट। बट इस केस में ऐसा नहीं है। सोमैटिक वेरिएशन या सोमैटिक सेल्स के अंदर आए हुए बदलाव आने वाली पीढ़ी में कभी भी कहें तो इनहेरिट नहीं होते, ट्रांसफर नहीं होते। तो ये क्रिटिसिज्म था डार्विनिज्म के रेफरेंस में जो हमने यहाँ पे देखा कि क्यों डार्विनिज्म को कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स जो थे वो डार्विन जी समझा नहीं पाए, तो एक क्रिटिसिज्म का पार्ट है। अब मैं यही चीज बताऊंगा आपको, जैसे मैंने अभी आप बताया कि मैंने बीच में भी डिस्कस किया कि लेमार्किज्म और डार्विनिज्म के बीच में क्या फर्क है। एक सिंपल सी कहानी यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे। एक तरफ लिख देते हैं लेमार्किज्म और दूसरी तरफ लिख देते हैं डार्विनिज्म। देखिए लेमार्किज्म और डार्विनिज्म को हमें समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे यूज करूंगा, जो कि अगेन जिराफ है। अब लेमार्क जी क्या कहते थे कि मान लीजिए आपके पास दिस इज ट्री, ठीक है, ये डिफरेंट टाइम की बात मैंने की है, ये एक मैंने पेड़ ले लिया, सेम ट्री मैंने यहां पे लिया, ओके। लेमार्क जी कहते थे कि मान लीजिए ये जिराफ है, ठीक है, और जिराफ को खाने के लिए चाहिए लीव्स या कहीं वेजिटेशन। अब जो सरफेस वेजिटेशन है जो धरती पे होगी उसमें क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, ठीक है। अब वेजिटेशन सिर्फ अवेलेबल कहां रही, ट्री। बट ट्री की प्रॉब्लम क्या है कि इट्स अ टॉल प्लांट, ओके। अब जिराफ ने क्या किया, जिराफ टेंड्स, उसने कोशिश की खुद को लंबा करने की, टू मेक इटसेल्फ टॉल, ठीक है। और समय के साथ, आई एम पुटिंग दिस रेड कलर ओवर हियर, समय के साथ क्या हुआ, जिराफ लंबा होना शुरू हुआ और अल्टीमेटली जिराफ क्या हो गया, ट्री पे फीड कर सकता था। तो धीरे धीरे देखा जाए इस तरह जिराफ की जो पॉपुलेशन है या जो स्पीसीज है उसमें बदलाव आया। अगर बहुत पुराना जिराफ के एंसेस्टर्स को देखा जाए तो वो अकॉर्डिंग टू लेमार्किज्म या लेमार्क की थ्योरी के अकॉर्डिंगली वो एंसेस्टर जिराफ हाइट में बहुत छोटे होते होंगे, क्योंकि वो पेड़ तक पहुंच नहीं, क्योंकि उनका उस वक्त क्या होता था कि उस वक्त जो ग्रास लैंड है वो भरपूर थे, भरे हुए थे, तो उनको जरूरत नहीं पड़ी लंबा होने के लिए। तो ऐसा लेमार्क जी कहते हैं। तो लेमार्क जी कहते हैं कि जरूरत पड़ने पर ऑन रिक्वायरमेंट या ऑन डिजायर न्यू कैरेक्टर्स गेट्स एडेड टू द बॉडी ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल, ऐसा लेमार्क जी कहते थे। बट अगर मैं यही बात डार्विनिज्म के अकॉर्डिंगली करूं तो डार्विनिज्म में क्या है कि एक पॉपुलेशन में डिफरेंट हाइट के जिराफ रहे होंगे, ठीक है। तो डार्विनिज्म के अकॉर्डिंगली उन्होंने क्या कहा कि ऑलरेडी डिफरेंट हाइट
जिराफ ऑलरेडी पॉपुलेशन के अंदर एग्जिस्ट करते होंगे। अब जैसे जैसे क्या हुआ कि सरफेस वेजिटेशन के अंदर रिडक्शन हुआ, धीरे धीरे क्या होना शुरू हो गया, टॉल जिराफ कैन फीड themselves from trees but not small height giraffe. And ultimately what happens? अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली ये होगा कि जो टॉल जिराफ है सिर्फ वही जिंदा रह पाएंगे और फर्दर रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। जो ड्वार्फ जिराफ है या स्मॉल हाइट जिराफ है उनके साथ क्या होगा? एज अ रिजल्ट स्मॉल हाइट जिराफ गॉट एक्सटिंक्ट। ठीक है, क्योंकि वो खुद को फीड नहीं करवा पा रहे थे। क्यों नहीं करवा पा रहे थे? क्योंकि ग्रासलैंड या कहीं सरफेस पे वेजिटेशन वैसे कम हो गई थी और ट्रीज तक वो पहुंच नहीं पा रहे थे। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो स्मॉल हाइट जिराफ होंगे वो धीरे धीरे देखते देखते एक्सटिंक्ट हो जाएंगे और जो पॉपुलेशन होगी या कहें जो लेटेस्ट पॉपुलेशन होगी उस लेटेस्ट पॉपुलेशन ऑफ जिराफ में सिर्फ और सिर्फ ओनली टॉल हाइट जिराफ प्रेजेंट। तो ऐसे ही देखते देखते क्या हुआ समय के साथ कि जिराफ के अंदर एक नई तरह की स्पीसीज का ओरिजिन हुआ। और वो स्पीसीज नई तरह का इसलिए ओरिजिन मैं मान रहा हूं क्योंकि वहां पर फूड सोर्सेज को लेकर स्ट्रगल हुआ और स्ट्रगल में जिनके पास ऑलरेडी अच्छे कैरेक्टर्स थे या अच्छी वेरिएशंस थी वो अपने आप को जिंदा रख पाए और रिप्रोड्यूस कर पाए। उन्हीं की आगे आने वाली पीढ़ी में प्रोजेनीज हुई। उन प्रोजेनीज में ये वेरिएशंस और भी ज्यादा बदलती हुई, मतलब ये कैरेक्टर्स के अंदर और भी ज्यादा वेरिएशंस एक्यूमुलेट होती गई और देखते देखते आज के तौर पर जो हम जिराफ देखते हैं वो अपने एंसेस्टर जिराफ या एंसेस्टर इंडिविजुअल्स के अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो बहुत ज्यादा ही डिफरेंट दिखते हैं। तो ये डार्विनिज्म कहते थे और इस तरफ लेमार्किज्म ने अपनी थ्योरी को प्रपोज किया। तो इस तरह से हम दोनों ही थ्योरीज के अंदर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि एक ने इच्छा से अपने अंदर कैरेक्टर लेके आए, एक ने बाय नेचर उनके अंदर वो कैरेक्टर्स थे जो उन्हें फिट बनाने में हेल्प आउट कर रहे थे और इसलिए जो फिट इंडिविजुअल्स थे वो रिप्रोड्यूस कर रहे थे और रिप्रोड्यूस करने के बाद जो आने वाली जनरेशन थी वो सिर्फ उन्हीं फिट इंडिविजुअल्स के जैसे कैरेक्टर्स वाले इंडिविजुअल्स की ही रही होगी जो कि धीरे धीरे फिर और बेहतर होती गई और बेहतर होती गई और देखते देखते एक नई स्पीसीज बन गई। बट लेमार्किज्म का कहना कुछ और था कि एंसेस्टर्स डिफरेंट थे, प्रेजेंट डे की स्पीसीज डिफरेंट इसलिए हुई क्योंकि जो एंसेस्टर्स से लेकर प्रेजेंट डे की स्पीसीज तक जो जनरेशन हुई उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से अपने अंदर नए नए कैरेक्टर्स को ऐड ऑन किया और खुद को इस बदलते हुए एनवायरनमेंट में या इस एनवायरनमेंट के अंदर बेटर अडेप्ट करवाया। तो ये सारी बातें अगर कहें तो ये दोनों ही थ्योरीज के बीच का एक तरह का डिस्टिंग्विश फॉर्म है जिसमें हम समझ सकते हैं कि लेमार्क के थॉट्स और डार्विनिज्म के थॉट या लेमार्क या डार्विन के थॉट्स के अंदर क्या डिफरेंस था अगर हमने एक जिराफ के एग्जांपल को यहाँ पे सेट किया है।